हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। मैं शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैंने जिन क्वेश्चंस को लिया है वो अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, मैंने जो पेपर्स आपके थे प्रीवियस ईयर पेपर, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस को पुटअप किया है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप केवल इंग्लिश ग्रामर ही क्यों पढ़ाते हैं, आप आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को भी पढ़ाइए। तो देखिए स्टूडेंट, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपका ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ना तो आप प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर कठिनाइयों से अब आपको आगे बढ़ना है। तू रुक मत, अभी तो तुझे और पढ़ना है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट। जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप चाहते हैं, वही आपको अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई करना है। जितना ज्यादा आप ज्ञान प्राप्त करें उससे ज्यादा और भी ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक है, ये आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको इस बार हर एक सब्जेक्ट में 90% प्लस मार्क लेकर आना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश और हिंदी में आपको 95% प्लस मार्क लेकर आना है। तो जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं उसको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोग कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला टॉपिक, क्योंकि हम 7 टॉपिक पढ़ेंगे, तो फर्स्ट टॉपिक आपका आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपको डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, द वेगर सैड टू द लेडी। भिखारी ने महिला से कहा, प्लीज डू नॉट टर्न मी आउट। कृपया मुझे बाहर मत निकालें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बेगर का मतलब होता है भिखारी, लेडी का मतलब महिला। तो भिखारी ने महिला से कहा, कृपया मुझे बाहर मत निकालें। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा सेंटेंस है बताइए, प्लीज लगा है, इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस है। तो प्लीज लगा है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो सैड टू के स्थान पर तो हम रिक्वेस्टेड लिख देंगे। अगर ऑर्डर दिया जाता तो हम ऑर्डर्ड लिखते, अगर एडवाइस दिया जाता तो हम एडवाइस्ड लिखते। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को ऐड करने के लिए टू का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल सेंटेंस में हम डैड का यूज करते थे वैसे इसमें टू। तो लिखेंगे द वेगर, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो द वेगर सैड टू के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, क्योंकि यहां पर प्लीज लगा है, प्लीज लगा इसका मतलब रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे। ठीक है, रिक्वेस्टेड। द लेडी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर डू नॉट लगा हुआ है। केवल अगर जैसे नॉट नहीं लगा होता तब तो हम नॉट का यूज नहीं करते, डायरेक्टली टू लिख देते, लेकिन अगर डू नॉट लगा है तो पहले हम नॉट लिखेंगे फिर टू लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे नॉट टू टर्न, ऐसे ही आपका रहेगा। अब देखिए मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, सन का मतलब पुत्र, वही सन वाला ट्रिक। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है वेगर। वेगर के लिए हम क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस, यानी कि मी के स्थान पर हम हिम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, ही के लिए हम हिम का यूज करेंगे। ठीक है, टर्न हिम आउट। ये देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया कैसे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये इंपरेटिव सेंटेंस था, तो इसको मैंने इस प्रकार से किया, द बेगर रिक्वेस्टेड द लेडी नॉट टू टर्न हिम आउट। ठीक है,
समझ में आ गया? फर्स्ट वाला समझ में आ गया? आ गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सेकंड वाला देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, ध्यान दीजिए यहां पर। जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कामा के बाद जो आपका ये होगा कैपिटल होगा, तो इसको आप W को कैपिटल कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव। जया ने रमेश से पूछा तुम कहां रहते हो। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए वेयर लगा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद टेंस पहचानिए कौन सा है, डू लगा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो वाक्य के अंत में ते हो आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर सैड टू नहीं लगा है, आस्क्ड लगा है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर या तो आस्क्ड का यूज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड ऑफ का। तो यहां पर आस्क्ड ऑलरेडी लगा है, तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे जया आस्क्ड रमेश। ठीक है, जया आस्क्ड रमेश। अब देखिए यहां पर आपका वेयर आ गया पहले, क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आ रहा है तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देना है। अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ड पहले आता डू तो हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा वेयर आ गया तो वेयर डायरेक्टली लिख देंगे, यहां पर इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेयर यू फर्स्ट किस पर्सन का प्रोनाउन है बताइए, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। ये बनेगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है रमेश। रमेश के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, क्योंकि रमेश है मेल पुलिंग। ठीक है, तो इसके लिए हम ही का यूज करेंगे, वेयर ही। अब देखिए मैंने आपको बताया था अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेते हैं लिव्ड, तो लिव का हो जाएगा लिव्ड। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, दूसरा वाला भी। अब तीसरा हम देखेंगे, देखिए तीसरा वाला ध्यान दीजिएगा, ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो, यानी कि उसने कहा कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो। लेट मी गो टू जू टुमारो। ठीक है, कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो, यानी कि मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कल मुझे चिड़ियाघर जाने दो। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम क्या लिखेंगे, ही सैड के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड लिख देंगे, तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब देखिए लेट लगा हुआ है, लेट अस अगर होता तो कहानी बदल जाता। लेट अस अगर आएगा तो दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे, लेकिन केवल लेट है तो हम टू लिखकर लेट लगा देंगे। ठीक है, तो टू तो हमें लगाना ही पड़ेगा, इंपरेटिव है ये आपका। ठीक है, तो टू लेट मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही के लिए हम यूज करेंगे हिम। ठीक है, टू लेट हिम गो टू जू। अब टुमारो अगर आपके इनडायरेक्ट स्पीच में है तो जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। अगर यस्टरडे होता तो द प्रीवियस डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे। तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। देखिए ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस था। लेट अगर आ रहा है तो हमें वैसे ही लिखना है, टू लगाकर लेट को लिख देना है। अगर लेट अस आता है तो हम दे शुड या बी शुड का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे। ये भी समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज सिंथेसिस, आप सभी को पता है कि नहीं। देखिए सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना। वो भी कौन सा सेंटेंस आपको बनाना है, जो ब्रैकेट में दिया गया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया गया, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। इसका मतलब सीधा सीधा होगा दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सिंथेसिस। बट मीनिंग आपका सेम रहना चाहिए। जैसे आपका ये ऊपर वाला मीनिंग है, ऐसे जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तब भी मीनिंग वही रहना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। सबसे पहला सेंटेंस ये हो गया,
दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे बनाएंगे देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया, वह पास होना चाहता था, तो अब हम इसको लिख देंगे कॉम्प्लेक्स में, ही वर्कड हार्ड बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज बीच में लगा देंगे, ही वांटेड टू पास। ठीक है, देखिए आपका कॉम्प्लेक्स बन चुका, हमने बीच में बिकॉज लगा दिया। तो ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू पास, वह पास होना चाहता था। तो उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह पास होना चाहता था। तो जो मीनिंग ऊपर है वही मीनिंग नीचे भी है, दैट्स अ मीनिंग इज सेम, और हमने इसे बदल दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बिकॉज लगाकर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है मेनली कि आपको कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, देखिए, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह सिगरेट पी रहा था। मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट पी रहा था। ठीक है, अब देखिए इसको आपको बदलना है सिंपल सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस को जोड़िए, सिंपल में बदलिए। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कुछ भी आ सकता है, जो आएगा वो आपको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट। देखिए सिंपल सेंटेंस में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्मोकिंग सिगरेट। ठीक है, तो आई सा ए मैन स्मोकिंग सिगरेट, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। ऊपर क्या था, मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट पी रहा था। नीचे क्या है, मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। मीनिंग सेम है, बट हमने इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। यही आपको करना होता है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, गारंटी है मेरी। जो कुछ मैं आपको बताता हूँ नोट करते हुए चलिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऐसा नहीं कि आप देखते जा रहे हैं, उसको कल आप भूल जाएंगे, क्लियर है, भूल जाएंगे। जब तक आप उसको नोट नहीं करेंगे आपके समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन हमारा है। देखिए, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, वह अपने शत्रु पर दौड़ा, यानी कि उसने अपनी तलवार खींची, वह अपने शत्रु पर दौड़ा। इसको आपको क्या करना है, जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कंपाउंड सेंटेंस। कैसे बनाएंगे, देखिए, उसने अपनी तलवार खींची, ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, ही रश्ड अपॉन द एनिमी, वह अपने शत्रु पर दौड़ा। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए कंपाउंड बनाने के लिए हम करेंगे ही ड्रीव, पहले क्या है, पहले ड्रीव है। ठीक है, तो ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, हिज स्वॉर्ड। ठीक है, बीच में हम लगा देंगे एंड, कंपाउंड सेंटेंस में हम बदल रहे हैं तो बीच में एंड लगा देंगे। अब ये ही हट जाएगा क्योंकि ही आगे लगा हुआ है। ठीक है, एंड रश्ड अपॉन द एनिमी, अपॉन द एनिमी। ठीक है, तो ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, एंड और रश्ड अपॉन द एनिमी, अपने शत्रु पर दौड़ा। तो उसने अपनी तलवार खींची और अपने शत्रु पर दौड़ा, एंड लगा दिया, और या अपने शत्रु पर लपका मारने के लिए। ठीक है, तो उसने ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड एंड रश्ड अपॉन द एनिमी, उसने अपनी तलवार खींची और अपने शत्रु पर दौड़ा। ठीक है, या अपने शत्रु पर लपका। तो ये आपका हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एंड मैंने बीच में लगा दिया है, दैट्स अ कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, एंड लगाकर मैंने जोड़ दिया है, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, जो तीसरा टॉपिक है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल है, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना।
ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जो ब्रैकेट में दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे देखिए इसमें भी मीनिंग आपका ज्यादा नहीं बदलना चाहिए। देखिए द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, यानी कि लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, ये आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। जब भी आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, सबसे पहले आपको दो चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कौन सा टेंस है। देखिए द बॉयज बियर रीडिंग नॉवेल्स, लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, दैट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि वाज बियर का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें वाज बियर प्लस आईएनजी वर्ब में लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दिया आपने। अब आपको दो चीजें पहचाननी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, कौन उपन्यास पढ़ रहा था, लड़के। तो कौन का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या पढ़ रहे थे, उपन्यास, तो क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और हम सभी को पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो लड़के उपन्यास पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, उपन्यास, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो नॉवेल्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नॉवेल्स। ठीक है, अब इसमें जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम बियर का यूज करते हैं। ठीक है, वाज बियर का तो करेंगे, तो नॉवेल्स बियर। अब इसके साथ हम बीइंग का यूज करते हैं, VEING, जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो नॉवेल्स बियर विंग। अब देखिए यहां पर रीड का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट जोड़ देंगे, बाय द बॉयज। ठीक है, तो देखिए नॉवेल्स बियर बीइंग रीड बाय द बॉयज, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। पहले हमने लिखा ऑब्जेक्ट, फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब वाज बियर, और जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज बियर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बियर के साथ क्या किया, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, नॉवेल्स बियर बीइंग लिखा, फिर रीड, अब बाय लगाकर सब्जेक्ट को हमने लिख दिया। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे 8 नंबर देखिए, द प्रिंसिपल इज टू बिजी टू अटेंड द मीनिंग फॉर ए मीटिंग। तो प्रिंसिपल जो है मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत बिजी है, यानी कि उनके पास समय नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड कर सकें। तो यहां पर इसमें आपको रिमूव टू करना है, यानी कि TOO वाले टू को आपको हटाना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है कि वो मीटिंग अटेंड कर सकें। तो जब हम TOO वाले टू को हटाते हैं तो सो का यूज करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल इज सो बिजी, टू के स्थान पर सो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब हम सो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीच में हम दैट का भी यूज करेंगे। तो द प्रिंसिपल इज सो बिजी दैट, अब प्रिंसिपल के लिए हम ही का यूज करेंगे, कैन नॉट भी लगाएंगे, ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो द प्रिंसिपल इज सो बिजी, प्रधानाचार्य इतने बिजी हैं दैट ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रधानाचार्य जी इतने बिजी हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। ऊपर भी वही था, प्रधानाचार्य जी मीटिंग अटेंड करने के लिए बहुत बिजी हैं। ठीक है, तो जब भी हम सो TOO वाले टू को हटाएंगे तो सो लिखेंगे, फिर बिजी लिखेंगे, बीच में डैट लगाएंगे, फिर इसके लिए जैसे प्रिंसिपल के लिए हमने ही लगा दिया तो ही कैन नॉट लगाकर बाकी लिख देंगे, अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जब TOO वाले टू को हटाएं तो सो का यूज करना है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए इसको चाहे तो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए उल्टा आ गया इसमें, ए मैप वाज बीइंग ड्रॉन बाय हिम। अब इसको आप एक्टिव वॉइस में बदलिए। देखिए पैसिव वॉइस दिया गया, आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। ठीक है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, एक्टिव वॉइस दिया गया था, उसको मैंने पैसिव वॉइस में बनाया था। अब इसमें पैसिव वॉइस दिया गया है, एक्टिव वॉइस हमें बनाना है। बस इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो वो टेंस था वही यहाँ पर भी टेंस है। उसमें भी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, इसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप लोग बताइए कि इसका एक्टिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए। देखिए कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस इसका, हमने बताया था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ये आपका, सब्जेक्ट कहां रहता है, बाय लगाकर। देखिए बाय लगाकर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का दूसरा केस है। ठीक है, इसके लिए हम जब हम इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हिम को हम ही लिखेंगे, ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही।
अब देखिए कौन सा टेंस है, वाज बीइंग ड्रॉन लिखा है, तो मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज बियर का यूज करते हैं प्लस बीइंग का प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है, तो वही यहां पर है। तो एक्टिव हमें बनाना है, तो ही वाज, ये बीइंग हट जाएगा, ये पैसिव वॉइस में लगता है, ड्रॉ में आईएनजी लगेगा, थर्ड फॉर्म नहीं रहेगा, तो ही वाज ड्रॉइंग, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ये मैप, ठीक है, ये मैप आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही वाज ड्रॉइंग, ये मैप, वह एक नक्शा बना रहा था, ठीक है, ये आपका पैसिव से एक्टिव में बदल गया। तो जब आप पैसिव से एक्टिव में बदलें तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, बाय लगाकर जो लिखा है उसको लिखें, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ये आपका आईएनजी लिखना है इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फिर ये मैप आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगर इसको आप पैसिव वॉइस में बदलें अलग कहीं तो आपका यही आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है बताइए? सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं वाक्य संशोधन, वही इंग्लिश में सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए जैसे इसमें सेंटेंस में कुछ गलतियां हैं, 3 सेंटेंस है, तीनों में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, वो आप सही कीजिए, आपको नंबर पूरा मिलेगा। कैसे सही करेंगे देखिए, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ठीक है, हाउस में ई लगा दीजिए। तो कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं, कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं, ठीक है। तो प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। अब देखिए इसमें गलती क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो सही है, इसमें क्या गलती हो सकता है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, नॉक के साथ हमेशा हम एट का यूज करते हैं, ऑन का यूज हम नॉक के साथ नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर नॉक खटखटाने वाला नॉक आया तो उसके साथ हम हमेशा एट का यूज करेंगे, ना कि ऑन, अपॉन, इनका सबका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इसको सही करके लिखते हैं। तो लिखेंगे, थोड़ी सी यही गलती है कि ऑन के स्थान पर एट कर देना है, तो लिखेंगे प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, ठीक है। हाउस अगर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिए, हाउस का स्पेलिंग सभी को पता है, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस, कृपया घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाएं, ठीक है। तो हमेशा नॉक के साथ हम एट का यूज करेंगे, यही छोटी सी गलती आपका नंबर काट सकती है। तो दैट्स आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मोर यू गेट मोर यू वांट। अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको बताया था द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं उतना ज्यादा आप चाहते हैं, ठीक है। तो वही गलती है, यहां पर लिखा है मोर यू गेट मोर यू वांट, मैंने आपको बताया था द मोर यू गेट द मोर यू वांट, तो आपको द लगा देना है, ठीक है। बस वही गलती है, इसीलिए मैंने पहले बताया था। तो द मोर यू गेट you get the more you want, the more you want, ठीक है। तो द मोर यू गेट द मोर यू वांट, जितना ज्यादा आप चाहते हैं उससे, जितना ज्यादा आप प्राप्त करते हैं उससे कहीं ज्यादा आप चाहते हैं, ठीक है। तो दैट्स अ नोट कर लीजिए, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, ठीक है। 12 नंबर अब हम देखेंगे, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर बियर संक, यानी कि जहाज अपने सभी यात्रियों के साथ जहाज डूब गया, बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। तो अपने सभी यात्रियों के साथ जहाज डूब गया, इसमें गलती क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी इसमें तो कहीं गलती ही नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहाँ गलती? चलिए देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे द शिप, आप नोट करते हुए चलिए मेरे साथ, द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, अभी तो गलती आप लोगों को दिखी नहीं होगी, ऑल इस पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स देखकर आप बियर मत लगा दीजिएगा, यहां पर वाज लगेगा, वाज संक, अपने सभी यात्रियों के साथ जहाज डूब गया,
इसमें गलती क्या है, बियर के जगह पर वाज रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी यहाँ पर तो पैसेंजर्स है, कई यात्री हैं, तो हम वाज क्यों लगाएं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सिर्फ पैसेंजर ही सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। यहाँ से लेकर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर विथ लग गया बीच में और ये पूरा एक सिंगुलर की तरह भातिकार करने लगा, ठीक है। तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 सिंटैक्स का, ठीक है। तो इसके साथ हम वाज का यूज करेंगे, ये यस देखकर आप मत भड़किएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको दे दिया जाए फिजिक्स आर ये इजी सब्जेक्ट, तो आप क्या करेंगे, क्या फिजिक्स आर होता है, फिजिक्स एस होता है, इज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट है, उसका यस देखकर आप प्लूरल उसे नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स का मतलब तो सभी को पता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हो उसे हम लोग बोलेंगे एंटोनिम्स, इनके अर्थ विपरीत होंगे। जैसे देखिए पहला है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। क्या मतलब होता है कॉमन का, सामान्य। आपने नाम सुना होगा, वो एक कॉमन मैन है, वो एक सामान्य आदमी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम्स, अनकॉमन भी आप लिख सकते हैं। अनकॉमन का मतलब होता है असामान्य, ठीक है, या आप विजैर भी लिख सकते हैं, ये वाला विजैर, विजैर का मतलब भी होता है असामान्य, ठीक है। तो आप लोग अनकॉमन और विजैर दोनों लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होगा असामान्य। तो सामान्य का असामान्य हो जाएगा एंटोनिम्स, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक दूसरे की विपरीतार्थक शब्द हैं, क्योंकि इनके अर्थ विपरीत हैं। जैसे आप लोग विलोम शब्द पढ़ते हैं, सॉरी विलोम शब्द नहीं, हाँ देखिए कॉमन का मतलब असामान्य, अनकॉमन या विजैर का मतलब असामान्य। अब समझ में तो आ गया होगा, नहीं आया तो दूसरा देखिए डिपोजिट। डिपोजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना, ठीक है। तो डिपोजिट का मतलब होता है जमा, ठीक है, या जमा केवल लिख सकते हैं, डिपॉजिट का मतलब जमा। अब इसका एंटोनिम बताइए, आप लोग विड्रॉल करते होंगे पैसे को, विड्रॉल या डेबिट करते हैं, वही लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे विथड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है निकासी, ठीक है, या आप लिख सकते हैं डेबिट, डेबिट आपके, ठीक है। तो ये हो गया, डिपॉजिट का मतलब होगा जमा करना, विड्रॉल का मतलब होगा निकासी, ठीक है। यहां पर हो जाएगा निकासी, निकासी, ठीक है। समझ में आ गया दूसरा वाला क्वेश्चन भी। अब हम तीसरा वाला देखेंगे स्टूडेंट। तीसरा है हमारा फेम। फेम का मतलब क्या होता है, आपको बहुत फेम मिल जाए, मतलब प्रसिद्धि, ठीक है। तो फेम का मतलब होगा प्रसिद्धि। तो ये हो गए भैया प्रसिद्धि, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है अंधकारमय, ठीक है, या अंधकार भी आप लिख सकते हैं, अंधकार, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या था, ये है हमारा फेम। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, किसी चीज की प्रसिद्धि आप हासिल कर लें। और ऑब्सक्यूरिटी का मतलब क्या होगा, अंधकार में, आपका जीवन अंधकार में है। तो जब जीवन अंधकार में होगा तो प्रसिद्धि आपको कहां से मिलेगी। तो दैट्स द एंटोनिम्स ऑफ फेम, ठीक है। तीनों नोट करिए, जल्दी से लिखिए इसको, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो। अभी मैंने आपको बताया विपरीतार्थक शब्द, ये सब विपरीत अर्थ रखते थे। अब आ गया समानार्थी शब्द, इनके अर्थ समान होंगे। जैसे देखिए डिफर, डिफर का मतलब होता है टाल देना, टाल देना। डिफर का मतलब होता है टाल देना। तो जब आप क्रिकेट देखते हैं या कुछ भी चीज देखते हैं और पानी बरसात होने लगता है तो हम कहते हैं डिले, ठीक है, डिले या स्टे। डिले या स्टे का मतलब भी होता है टाल देना। तो डिफर का मतलब टाल देना, डिले या स्टे का मतलब भी होगा तार देना, टाल देना या देरी से शुरू होना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डिफर का सिनोनिम्स। वर्ड आपको अलग अलग है, तीनों वर्ड डिफरेंट है, बट इनका मीनिंग सेम है, अर्थ सेम है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द, ठीक है। अच्छा 2 नंबर देखिए डायनामिक। डायनामिक का मतलब होगा गतिशील, गतिशील। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। तो इसका हो जाएगा विजरस,
विजरस एक हो जाएगा, विजरस का मतलब भी होता है गतिशील, या आप लिख सकते हैं डायनामिक का फोर्सफुल भी लिख सकते हैं, फोर्सफुल का मतलब भी होता है गतिशील। तो डायनामिक का मतलब गतिशील, इसका हो जाएगा विजरस, फोर्सफुल इसका मतलब भी गतिशील। अगर आपसे डायनामिक का एंटोनिम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? डायनामिक का एंटोनिम बताइए आप लोग, गतिशील का स्टैटिक, स्थिर। ठीक है, समझ में आ रहा है। थर्ड देखिए गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, जो आप लोगों को मिलता रहता है हर साल। ठीक है, सभी को। देखिए गिफ्ट मतलब उपहार, तो इसका हो जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब भी उपहार होता है। ठीक है, प्रेजेंट या प्राइस, प्रेजेंट और प्राइस का मतलब भी उपहार होता है। तो दैट्स नोट कीजिए, जल्दी इसको नोट कीजिए, सभी सिनोनिम्स होंगे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए तीनों को। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अब लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब बोले तो हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अभी देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर प्लेस्ड, यानी कि ऐसी जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वर्ड में बताइए आप, उसे हम लोग कहते हैं वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? वार्डरोब का मतलब होगा कपड़े की अलमारी, कपड़े की अलमारी। तो वार्डरोब का मतलब होता है कपड़े की अलमारी। तो ये प्लेस वेयर क्लोथ्स आर प्लेस्ड, वह जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं उसे हम कपड़े की अलमारी बोलेंगे, बोले तो इंग्लिश में वार्डरोब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, वह बच्चा जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, जिसके माता पिता मर चुके हों, उनकी मृत्यु हो चुकी हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? वह बच्चा जिसकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो उसे हम लोग कहेंगे एक वर्ड में ऑर्फन। ऐसे बच्चे भी हमें देखने को मिलते हैं, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब क्या होगा बच्चों? ऑर्फन का मतलब होगा अनाथ। आपने सुना होगा ये बच्चा अनाथ है, इसका कोई नाथ नहीं है, इसके माता पिता नहीं हैं। ठीक है, दैट्स द ऑर्फन, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्या बताएं। आगे चलिए 21 नंबर, वन हु इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति का प्रेमी हो, जो लोगों की सेवा करना चाहता हो, जो मानव जाति का प्रेमी हो यानी कि जो समाज की सेवा करना चाहता हो। ठीक है, वन हु इज ए लवर ऑफ मैनकाइंड, जो मानवता का प्रेमी हो उसे हम लोग एक वर्ड में क्या कहते हैं? फिलांथ्रोपिस्ट। फिर से लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी या समाज सेवी या जनहितैषी, कुछ भी आप कह सकते हैं। जो मानव जाति से प्रेम करेगा, मानवता से प्रेम करेगा, उसका मतलब वो जनहितैषी है, लोगों के हित चाहता है। ठीक है, वो मानव प्रेमी है, वो समाज सेवी है, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। दैट्स अ फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जनहितैषी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये हो गया आपका 7 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में सिंथेसिस और सबसे पहला टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और हमने पढ़ लिया क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक्स को, 21 क्वेश्चंस को। ये 21 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हम मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।